डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी में परिवहन तंत्र यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोग रक्त के बारे में अध्ययन किए। रक्त क्या होता है, रक्त के कार्य क्या होता है, रक्त के कितने भाग होते हैं, ठीक है, उनकी संरचना के बारे में, उनकी संख्या के बारे में, जो भी रुधिर कणिकाएं हैं, प्लाज्मा है, इन सभी के बारे में हम पूर्ण रूपेण अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो है आप लोग को शुरू में हम बताए होंगे कि जो परिसंचारी अंग होता है, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है, हृदय होता है, इसके अतिरिक्त लसिका होता है, लिम्फ वेसल्स होते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से रक्त के बारे में अध्ययन कर लिए। आज दूसरा जो परिसंचारी अंग है, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है, वो हृदय है। हृदय के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हृदय देखिए कि दूसरा होगा, ये दूसरा परिसंचारी अंग है। हृदय क्या है, हार्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए हृदय को जानने से पहले हम लोग हृदय के स्थिति जान लिया जाए। हृदय कहाँ पाया जाता है, शरीर के किस भाग में। देखिए मेडिकल साइंस में अंगों का लोकेशन जानना बड़ा आवश्यक होता है। बायोलॉजी में अगर जब भी हम किसी अंग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उनका लोकेशन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बॉडी के एक निश्चित भाग में ही वो अंग पाया जाता है। ऐसा नहीं कि बॉडी के सभी भाग में वो अंग पाया जाए। तभी तो जो डॉक्टर बनते हैं अंगों का लोकेशन एग्जैक्ट जानते हैं, तभी जाकर वो सर्जरी करते हैं। तभी अब पता लगे हृदय है वक्ष भाग में और हृदय को डॉक्टर ढूंढ रहा है उदर भाग में, एब्डोमिनल रीजन में, समस्या हो जाएगी भाई, वहाँ मिलेगा ही नहीं। इसलिए लोकेशन जानना बहुत आवश्यक होता है। जो भी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा जाता है तो सबसे पहले हम स्थिति जाने, लोकेशन कहाँ पाया जाता है। तो देखेंगे लोकेशन में, स्थिति में लोकेशन हृदय जो होता है वक्ष गुहा में पाया जाता है, ठीक है। वक्ष गुहा जिसको थोरेसिस कैविटी कहते हैं, उसमें होता है, ठीक है। और कहाँ, फेफड़ों के जस्ट नीचे की ओर। फेफड़े अगर यहाँ पे है, देखेंगे अगर मान लिया जाए ये फेफड़े हैं, ये फेफड़े हैं, ये फेफड़े हैं, अगर मान लिया जाए ये फेफड़े हैं, ये फेफड़े हैं, तो फेफड़े के जस्ट नीचे यहाँ यहीं पे हृदय होता है। हृदय जो होता है यहीं पे होता है, फेफड़ों के जस्ट नीचे और डायाफ्राम के बगल में, डायाफ्राम के ऊपर की ओर, ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम के ऊपर की ओर पाया जाता है। फेफड़ों के नीचे और डायाफ्राम के जो होता है ऊपर की ओर पाया जाता है। और वक्ष भाग की इसका मैक्सिमम भाग जो होता है वह बाईं ओर होता है। इसीलिए हाथ रखकर अपने वक्ष भाग के जो बायां हिस्सा होता है वहां पे हाथ रखेंगे तो हृदय के स्पंदित होने का अनुभव होगा, हृदय के धड़कने का अनुभव होगा, ठीक है। दाएं ओर अगर रखते हैं तो दाएं ओर अनुभव उतना नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बाएं ओर रखते हैं तो बाएं ओर अनुभव होता है हृदय का स्पंदित होना। इसीलिए देखते होंगे कि जब भी फिल्म देखे होंगे तो फिल्म में जो भी गोली दूसरे को मारता है तो देखिएगा जब भी गोली मारता है तो एकदम बाएं भाग पे ही मारता है, जहाँ हृदय होता है वहीं पे दिखाता है फिल्म में। बाएं हिस्से में जहाँ हृदय पाया जाता है वहीं पे। कभी भी हम भी फिल्म जो देखे हैं दाएं भाग को कहीं भी नहीं देखे हैं, बाएं भाग पे ही देखे हैं, और जहाँ हृदय होता है वहीं पे गोली मारा जाता है। अगर एक गोली पूरी की पूरी हृदय में लग जाए और हृदय में छेद हो जाए तो उस व्यक्ति के 100% मृत्यु होना संभव है, ठीक है। इसीलिए फिल्मों में इस तरह दिखाया जाता है। खैर देखिए ये तो स्थिति बता दिए, लोकेशन बता दिए। अब हम लोग जानेंगे कि हृदय का रूप, रंग, आकार और आकृति कैसा होता है। हृदय का जो है रंग, रूप, आकार, आकृति कैसा होता है, ठीक है। अगला जो हेडिंग होगा वो होगा आकार, आकृति, आकार, आकृति
इसके अलावा रंग के अलावा भार तथा भार का दिया जाए। शेप साइज कलर एंड वेट, ठीक है, आकार आकृति रंग तथा भार। तो देखेंगे कि जो हृदय होता है वो शंक्वाकार होता है। हृदय जो होता है शंक्वाकार होता है, शंख के आकार का होता है, ऊपर की ओर पतला होता है और नीचे की ओर क्या होता है, चौड़ा होता है। ऊपर की ओर पतला होता है, नीचे की ओर क्या होता है, चौड़ा होता है। तो शंक्वाकार होता है हृदय जो होता है, ठीक है। दूसरा इसमें देखेंगे हृदय जो होता है इसकी आकृति जान लिया जाए। हृदय जो होता है, हृदय की लंबाई जो होता है 12 सेमी लगभग हम बता रहे हैं। हृदय की जो लंबाई होता है 12 सेमी होता है, चौड़ाई लगभग 8 सेमी होता है और मोटाई जो होता है लगभग 6 सेमी होता है। तो ये आकृति हो गया, आकार आकृति हो गया, ठीक है। हृदय का रंग कैसा होता है, हृदय किस रंग का दिखाई देता है, तो हृदय जो है गुलाबी या लाल रंग का दिखाई देता है। गुलाबी अथवा लाल रंग का हृदय दिखाई देता है। भार कितना होता है तो हृदय का जो भार होता है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में इसकी भार लगभग 300 से 350 ग्राम होता है। 300 से 350 ग्राम इसका भार होता है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में। अब आगे देखेंगे हृदय का संरचना। हृदय का संरचना, ठीक है, हृदय की संरचना कैसे होता है। संरचना को दो भाग में बांटकर अध्ययन करेंगे, एक हृदय का बाह्य संरचना और एक हृदय का आंतरिक संरचना, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। हृदय के बोर्ड में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो दो टाइप के क्वेश्चन करता है हृदय से, ठीक है, कि हृदय की बाह्य संरचना तथा उनके कार्यों के बारे में वर्णन कीजिए। तो बाह्य संरचना जब पूछेगा तो इस प्रकार फिगर बनाएंगे, याद रखिएगा। जब भी बाह्य संरचना पूछे हृदय का तो इस प्रकार हम फिगर बनाएंगे और इस प्रकार सभी उनके हिस्से जितने भी भाग हैं उनका नामकरण कर देंगे, ठीक है। और एक तरह क्वेश्चन करता है कि हृदय की आंतरिक संरचना तथा उनके कार्यों के बारे में वर्णन कीजिए। तो आंतरिक संरचना के बारे में इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। पहले बाह्य संरचना आप लोग देख लीजिए। हृदय जो है, ठीक है, इस प्रकार दिखाई देता है। हाँ, एक पॉइंट छूट रहा था, हृदय जो होता है कार्डियक मसल्स से मिलकर बनता है। किससे बना होता है, कार्डियक मसल्स से होता है। कार्डियक जो हृदय पेशियां होती हैं उससे मिलकर बना होता है और शरीर का यही एकमात्र ऐसा अंग है जो बिना थके जीवन पर्यंत लाइफ टाइम स्पंदित होते रहता है, थकता कभी नहीं है। हृदय कभी नहीं थकता। अगर जिस दिन थक गया हृदय उस दिन व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन भ्रूण का निर्माण होता है, मादा के गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है और उस भ्रूण के अंदर जब हृदय का निर्माण होता है तभी से हृदय स्पंदित होना प्रारंभ होता है। वो शिशु का रूप लेता है, जन्म लेता है और फिर वो धीरे धीरे, ठीक है, उनका पोषण होता है, वयस्क होता है, वृद्धावस्था ग्रहण करता है और जिस दिन उसकी मृत्यु होती है उस दिन हृदय स्पंदित होना बंद करता है। याद रखिए, अगर बीच में कहीं भी स्पंदन उनमें समस्या आई तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, तो उससे भी मृत्यु हो सकती है। तो बिना थके लयबद्ध तरीके से जीवन पर्यंत जो अंग काम करता है वो हृदय होता है, हार्ट होता है। हृदय की ये बाह्य संरचना है। देखिए, हृदय जो होता है अगर बाह्य संरचना पूछे तो ये सारी चीजें लिखकर ये इसके बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। बायोलॉजी में जो भी फिगर से संबंधित है, अगर फिगर आप समझ गए, उनके जितने भाग हैं वो समझ गए, तो आप लोग केवल फिगर बनाइए और उन्हीं को देख देख कर अपने शब्दों में वर्णन कर दीजिए, बहुत ईजी लगेगा, रटने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी। तो देखिए, हृदय में देखेंगे कि हृदय, मानव का हृदय जो होता है 4 चैम्बरों से मिलकर बना होता है, 4 कक्षों से मिलकर बना होता है, 4 वेशमों से मिलकर बना होता है, 4 खंडों से मिलकर बना होता है। कई अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम है। 4 खंड कौन कौन से होते हैं, देखिए, ये बायां अलिन, दायां निलय, दायां अलिन और दायां निलय होता है,
निलय, ठीक है। तो दायां निलय, ये 4 पक्ष हो गए, 1 2 3 और 4 पक्ष हो गए, ठीक है। इसमें देखिए धमनियां दिख रही हैं, ठीक है। ये अग्र महाशिरा है, शिरा और धमनियां दोनों दिख रही है। अग्र महाशिरा है और ये पश्च महाशिरा है। अग्र महाशिरा जो होता है यह शरीर के जहाँ हृदय पाया जाता है उसके जस्ट ऊपर के भाग के जितने भी अंग होते हैं वहाँ से रक्त को इकट्ठा करने का कार्य करता है। और पश्च महाशिरा जो होता है जहाँ हृदय पाया जाता है उसके नीचे वाले भाग वाले जितने भी अंग होते हैं वहाँ से रक्त को लेकर इकट्ठा करने का कार्य करता है, यानी रक्त इसी के माध्यम से हृदय में जाता है, वो भी अशुद्ध रक्त, याद रखना। जो अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा होता है ये रक्त अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करता है, बॉडी से लेता है अशुद्ध रक्त को और हृदय में लाकर छोड़ता है। वो भी हृदय के किस भाग में, बाएं जो दाएं भाग जो होता है उनमें, ठीक है। इधर देखिए अलिंद, बायां अलिंद है, बायां निलय है, ठीक है। इसमें शुद्ध रक्त आता है। दैहिक महाधमनी है, दैहिक महाधमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त को लेकर पूरे बॉडी में पहुंचाने का कार्य करती है। दैहिक महाधमनी ये रक्त को, शुद्ध रक्त को लेकर पूरे बॉडी में पहुंचाने का कार्य करती है। शुद्ध रक्त जो होता है हृदय के बाएं हिस्से में होता है और अशुद्ध जो होता है वो दाएं हिस्से में होता है, ठीक है। तो बाएं हिस्से में चाहे अलिंद हो या निलय हो उसमें शुद्ध रक्त होता है, और दाएं हिस्से चाहे अलिंद हो या निलय हो उसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो इस प्रकार ये बातें जब वर्णन कर देंगे तो ये बाह्य संरचना हो जाएगा, क्योंकि बाह्य रूप से हृदय कैसा दिखता है तो इस प्रकार होगा। इसका फिगर भी आप लोग देख कर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, तो इसका भी फिगर बना दिया जाए। अगला देखेंगे, अगला जो है हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है हृदय की आंतरिक संरचना। इससे पहले हम लोग बाह्य संरचना जानेंगे। चलिए देखिए, अगर हृदय को लॉन्गिट्यूडिनल काटा जाए, ठीक है, अनुदैर्ध्य काटा जाए तो इस प्रकार दिखाई देगा। तो ये हृदय की आंतरिक संरचना है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अभी मैं बताया कि हृदय जो होता है यह मानव के हृदय जो होता है 4 कक्षों से मिलकर बना होता है, जिनमें से 2 अलिंद और 2 निलय होता है, ठीक है। 2 आयोनिकल और 2 वेंट्रिकल होता है। देखिए जो 2 ऊपर की ओर कक्ष होता है उसे अलिंद कहते हैं, और दोनों अलिंद नीचे की ओर कक्ष में खुलता है जिसे हम निलय कहते हैं। बाएं ओर पाए जाने वाले अलिंद को बायां अलिंद, ठीक है। अब बायां अलिंद जो होता है वो एक छिद्र की सहायता से, जिसे हम कहते हैं अलिंद निलय छिद्र, अलिंद निलय छिद्र कहते हैं, या इस छिद्र के द्वारा एक अगले कक्ष में खुलता है जिसे हम बायां निलय कहते हैं। यानी बायां अलिंद जो है वो अलिंद निलय छिद्र की सहायता से बाएं निलय में खुलता है, ठीक है। जहाँ पे अलिंद निलय छिद्र होता है वहाँ पर कपाट पाए जाते हैं, वाल्व कहते हैं, वाल्व, ठीक है, कपाट। तो देखिए ये कपाट होता है। यह कपाट इसलिए होता है कि रक्त अगर अलिंद से निलय में आ जाए, अगर रक्त अलिंद से निलय में आ जाए और पुनः रक्त अलिंद की ओर जाए तो दोनों कपाट आपस में चिपक जाते हैं। ये और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे रक्त जो है पुनः अलिंद से निलय में फ्लो नहीं हो पाता है, नहीं जा पाता है। इसलिए कपाट जो होते हैं ये रक्त को बैक फ्लो होने से रोकते हैं, निलय से अलिंद में न जाए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे कि दाएं ओर जो ऊपर के कक्ष है उसे दायां अलिंद कहते हैं। दायां अलिंद भी आगे की ओर एक छिद्र की सहायता से खुलता है जिसे अलिंद निलय छिद्र कहते हैं, और ये किसमें खुलता है, दाएं निलय में खुलता है। यहाँ पर भी कपाट पाए जाते हैं, यहाँ पर भी वही हाल है कि रक्त अगर निलय से अलिंद में फ्लो हो तो बैक फ्लो होने से उसको रोकता है, ठीक है। तो ये रहा। इसके अलावा देखेंगे इसके संरचना में कि धमनियां और शिराएं भी देखने को इसमें मिल रहा है। ये जो है अग्र महाशिरा है और ये जो है पश्च महाशिरा। यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर की ओर जो देखेंगे
ये अग्र महाधमनी है, जिसे दैहिक महाधमनी हम कहते हैं, दैहिक महाधमनी भी कह सकते हैं। और ये जो है पश्च महाधमनी है, जिसे दैहिक पश्च महाधमनी भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखेंगे यहाँ पर भी धमनियाँ और शिरा है। इसको हम कहते हैं पुलमनरी धमनी, जो कि फेफड़े से जुड़ा है, और दूसरा इसका सिरा जो है वो दाएं निलय से जुड़ा है। और ये जो है इसको कहते हैं पुलमनरी सिरा। क्या कहते हैं? पुलमनरी सिरा कहते हैं, जिसका एक सिरा देखिए फेफड़े से लंग्स से जुड़ा है और दूसरा सिरा जो है बाएं अलिंद से आकर जुड़ा है। तो ये रहा संरचना और इनके बारे में बताएं। अब देखिए किस तरह ब्लड का सर्कुलेशन इसमें होता है, किस प्रकार ब्लड को पंप करता है हृदय। ठीक है, कैसे जानेंगे? देखिए, जब शुद्ध रक्त फेफड़ों में, शुद्ध रक्त किसे कहेंगे, अशुद्ध रक्त किसे कहेंगे, ये जान लिया जाए। देखिए, शुद्ध रक्त जो होता है वह रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ऑक्सीकृत ब्लड भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ों से होकर ऑक्सीजन जब जाता है तो वही फेफड़ों की कोशिकाओं में जब जाता है तो वहाँ से विसरित होकर ऑक्सीजन जो है रक्त में चला जाता है, और वही आरबीसी के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर रक्त में है तो वो रक्त क्या होगा? शुद्ध रक्त कहलाएगा। और अशुद्ध रक्त उसे कहेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, उसे अशुद्ध रक्त कहेंगे या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। ठीक है, तो देखिए शुद्ध रक्त यानी फेफड़ा जो है यह रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। याद रखिएगा, फेफड़ा का काम क्या है? रक्त को शुद्ध करना। ठीक है, तो यहाँ पे रक्त मान लीजिए, रक्त यहाँ पे है फेफड़े में, वहाँ से ऑक्सीजन को लिया यानी शुद्ध हो गया रक्त, और पुलमनरी सीरा से होते हुए, ठीक है, पुलमनरी सीरा से होते हुए रक्त किसमें आ गया? यहाँ इसमें बाएं अलिंद में आ गया, यानी लेफ्ट अयूरिकल कहते हैं। ठीक है, तो बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आ गया। फिर शुद्ध रक्त जो है बाएं अलिंद से जब रक्त से भर जाता है बाएं अलिंद तो ये फूल जाता है, अपने आयतन को मैक्सिमम कर लेता है। फिर इसमें दाब क्रिएट होती है। ठीक है, इनमें संकुचन होता है, जिससे बाएं अलिंद जो ही सिकुड़ता है कपाट जो होते हैं खुल जाते हैं, और रक्त जो होता है वो कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, यानी बाएं निलय में आ गया। अब बाएं निलय में जब आता है तो फिर अब अलिंद बड़ा होता है, अलिंद जो है अपना मैक्सिमम आयतन ग्रहण करता है, और फिर निलय जो होते हैं बाएं निलय यह सिकुड़ता है। ठीक है, जब सिकुड़ेगा तो दाब क्रिएट होगा, दाब उत्पन्न होगा। अब रक्त जो होता है वो तुरंत कहाँ चल देता है? रक्त जो होता है वह महाधमनी, अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी, इन दोनों में चला जाता है। तो अग्र महाधमनी जो होता है जहाँ हृदय पाया जाता है, यहाँ से जस्ट ऊपर की ओर रक्त का संचार करता है, यानी शरीर के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, और पश्च महाधमनी जो होता है यह शरीर के जहाँ हृदय पाया जाता है उसके नीचे वाले अंग, जितने भी अंग हैं, पैर से लेकर जितने भी भाग हैं, उन सभी अंगों में रक्त को पहुँचा देते हैं। अब प्रत्येक कोशिका तक रक्त जाता है। ठीक है, यानी आरबीसी जाता है और ऑक्सीजन को दे देगा कोशिका को, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। अब रक्त क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। रक्त क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना है? आप लोग को आंतरिक श्वसन क्रिया बताए होंगे, कोशिकीय श्वसन क्रिया, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में बनता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आरबीसी ले लेता है, यानी हीमोग्लोबिन ले लेता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, अथवा इसी को हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो अशुद्ध हो जाता है रक्त। अब पुनः उस रक्त को इकट्ठा करने का कार्य जो है ये महाशिरा करते हैं। तो पश्च महाशिरा जो होता है, जो जहाँ हृदय पाया जाता है उसके पश्च भाग यानी निचले भाग के अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर, ठीक है, कहाँ आता है? यहाँ पे, यानी दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त को लेकर आता है। ठीक है, और अग्र महाशिरा जो होता है शरीर के अगले हिस्से से अशुद्ध रक्त को लेकर आता है। ये यहाँ पे बना देते हैं एरो, एरो बना देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अग्र महाशिरा शरीर के अगले हिस्से से अशुद्ध रक्त को लेकर इसमें आता है दाएं अलिंद में, यानी
अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, ये दोनों अशुद्ध रक्त लाकर किसमें छोड़ते हैं? दाएं अलिंद में छोड़ते हैं, राइट यूरिकल में छोड़ते हैं। ठीक, अब रक्त कहाँ आता है? अब दायां अलिंद सिकुड़ेगा, इसमें संकुचन होगा। अब रक्त कहाँ फ्लो करेगा? दाएं निलय में आएगा। रक्त जो है दाएं निलय में आएगा। जो ही दाएं निलय में आता है तो ही निलय फूल जाएगा। फिर अलिंद जो है उसमें दाएं अलिंद जो होता है वो फूल जाता है और फिर दाएं निलय में संकुचन होता है, जिससे रक्त जो होता है पुनः ये फ्लो करते हुए किसमें चला जाता है? पश्च महाधमनी में चला जाता है। तो पश्च महाधमनी लाकर किसमें छोड़ देती है? लंग्स में छोड़ देते हैं, फेफड़ों में छोड़ देती है। फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से होकर बाहर निकल जाता है और फिर रक्त का शुद्धिकरण होता है, अर्थात फिर ब्लड का जो ऑक्सीजनेटेड क्रिया होती है, यानी शुद्ध रक्त हो जाता है। फिर किससे होकर आएगा? फिर यह रक्त शुद्ध रक्त जो है पश्च महाशिरा से आएगा, बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, निलय से होते हुए फिर बॉडी में जाएगा शुद्ध रक्त, फिर अशुद्ध होगा, फिर उसको इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करके पुनः दाएं अलिंद में लाया जाएगा, दाएं अलिंद से दाएं निलय में आएगा, फिर निलय से होते हुए पश्च धमनी से पुलमनरी धमनी से होते हुए फेफड़ों में चला जाएगा। इस प्रकार एक ओर रक्त शुद्ध होता है तो दूसरे ओर अशुद्ध होता है, फिर शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार पूरे बॉडी में हृदय जो होता है ब्लड का पंपिंग करता है, इसीलिए हृदय को हम पंपिंग मशीन कहते हैं, पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, और ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो पुलमनरी शिरा है इसमें शुद्ध रक्त का संचार होता है। धमनी शिरा में क्या अंतर है? ध्यान दीजिएगा, एक धमनी शिरा में क्या अंतर होता है? धमनी जो होती है उसमें सब शुद्ध रक्त का बहाव होता है, या धमनी जो होता है ऐसी रुधिर वाहिनी है जिसमें शुद्ध रक्त का बहाव होता है, यानी शुद्ध रक्त पाया जाता है। और शिरा जो है ऐसी वाहिनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त का बहाव होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है धमनी और शिरा की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए पुलमनरी शिरा जो है, पुलमनरी शिरा जो है इसमें नियमानुसार अशुद्ध रक्त होना चाहिए, लेकिन इसमें कौन सा रक्त है? शुद्ध रक्त का बहाव हो रहा है। और यहाँ पे देखिए पुलमनरी धमनी है, इसमें नियमानुसार शुद्ध रक्त का बहाव होना चाहिए, लेकिन इसमें कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। इस प्रकार पुलमनरी धमनी और पुलमनरी शिरा यह धमनी और शिरा के अपवाद है, याद रखिएगा। बाकी शेष जितने भी हैं शुद्ध रक्त का बहाव धमनी में होता है और अशुद्ध का शिरा में होता है। तो इस प्रकार पूरे बॉडी में रक्त का संचार किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हृदय जो होता है, हृदय का मुख्य काम है ब्लड का पंपिंग करना, और फेफड़े का काम क्या है? रक्त को शुद्ध करना। ठीक है, रक्त को शुद्ध करना। क्लास में जब भी पूछते हैं बच्चों से कि फेफड़े का काम क्या है और हृदय का काम क्या है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए यहीं से आप लोग क्लियर कर लीजिए कि फेफड़े का काम क्या है, हृदय का काम क्या है। ठीक है, तो बस ये आज के लिए इतना ही। कल फिर से इसके अगले स्टेप के बारे में हम लोग जानेंगे, अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। ठीक है।